नमस्कार, आप उत्तराखंड देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। कांग्रेस के पूर्व उत्तराखंड अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेता प्रतिपक्ष बनने और युवा कांग्रेसी नेता भुवन कापड़ी के उत्तराखंड कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार किच्छा पहुंचने पर कांग्रेसियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर विधानसभा चुनाव के लिए जी जान से जुटने का आह्वान किया। आपको बता दें कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वो हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में मुद्दों की कोई कमी नहीं है। बीजेपी ने चुनाव से पहले जनता के साथ तमाम वादे किए थे जो कि उन्होंने पूरे नहीं किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार को रोकने में बीजेपी सरकार पूरी तरीके से नाकाम साबित हुई है और बीजेपी ने उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बदलकर उत्तराखंड को राजनीतिक प्रयोगशाला बना दिया है। प्रीतम सिंह ने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बहुमत से जीत दर्ज करेगी और उत्तराखंड में सरकार बनाएगी। देखिए, मुद्दों की कमी नहीं है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े वादे सत्ता में बैठे हुए लोगों ने उत्तराखंड के लोगों से किए थे, लेकिन आज हालात आपके सामने हैं। आप देख लीजिए, किसान सड़क पर है, नौजवान सड़क पर है, महंगाई अपने चरम पर है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, विकास के कार्य अवरुद्ध हैं, कोरोना की महामारी से लड़ने में सरकार पूरी तरीके से अक्षम साबित हुई है। लोकायुक्त का वादा क्या था, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का वादा क्या था, लेकिन सरकार सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई। सरकार ने 4.5 साल के कार्यकाल में इस प्रदेश को 3 मुख्यमंत्री देने का काम किया है और आपके सामने है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड राज्य को राजनीतिक प्रयोगशाला के रूप में प्रयोग करने का काम किया है। उत्तराखंड के लोग भाजपा के चाल चरित्र चेहरे को पहचान चुके हैं। वो 2022 का इंतजार। उत्तराखंड युवाओं को 2022 में एक सुरक्षित भविष्य का वादा करके चुनाव में जाएंगे। जो आज बेरोजगारी है और युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है पिछले 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और जो हमारी सरकार में युवाओं के लिए नीति बनी थी, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, जो बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बने थे, अंतर्राज्यीय स्टेडियम बने थे, उनके आज तक दरवाजे नहीं खुले पिछले 4.5 वर्षों में। तो युवा खेल के क्षेत्र में अपना भविष्य बना रहा था, तो वहाँ भी जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं के साथ छलावा किया है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो हमारे सरकार में उपनल से आउटसोर्स के कर्मचारियों को एक सुरक्षित भविष्य दिया था और ये शासनादेश जारी किया था कि किसी भी कर्मचारी को, चाहे वो आउटसोर्स से लगे चाहे उपनल से निकले, उसे निकाला नहीं जाएगा। आज हमारे पिछले 4 साल से हजारों युवाओं को बेघर करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। साथ ही हम लोग अपने 2022 में सरकार बनाने के बाद 1 वर्ष में जितनी भी सरकारी नियुक्तियां उन्हें भरने का काम करेंगे ताकि युवाओं को। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे भुवन कापड़ी जी पहुंचे थे और इन लोगों ने आज यहाँ पर कार्यकर्ताओं का जो जोश दिखा है इनके सामने, उससे लगता है कि आने वाले दिनों में बदलाव निश्चित है। और आज प्रीतम सिंह जी ने हम लोग में जोश भरने का काम किया, उत्साह भरने का काम किया है। हमारा नेता प्रीतम सिंह जैसा सरल सहज इंसान जिन्होंने आकर के आज उन्होंने पूरे कुमाऊं और गढ़वाल का दौरा किया। आज उसके क्रम में आज कुमाऊं के दौरे पर थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का काम किया और कार्यकर्ता हमारे उत्साह पूर्ण यहाँ पर उनका स्वागत। नगर कांग्रेस कमेटी की ओर से आज स्वागत किया गया, जोरदार स्वागत किया गया। हर कार्यकर्ताओं के अंदर उल्लास था। अब प्रथम बार हमारे बीच में जो नेता प्रतिपक्ष पहुंचे और भुवन कापड़ी जी जो हमारे प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं यहाँ पहुंचे थे, तो पूरे किच्छा के नगर के सभी सम्राट नागरिकों ने, कांग्रेस जनों ने, वरिष्ठ नेताओं ने, सब लोगों ने मिलजुल कर बड़ा सुंदर एक कार्यक्रम किया और इस प्रदेश को एक मैसेज दिया कि देखिए, कांग्रेस के प्रति जनता जाग चुकी है। यहाँ का बेरोजगार जो है, बेरोजगारी चरम पर है, बढ़ती महंगाई चरम पर है। उसको लेकर आज जो है प्रीतम सिंह जी ने इस चीज़ का आगाज़ किया कि 2022 में निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी। प्रथम बार किच्छा आगमन पर युवा कार्यकर्ताओं ने एवं मेन कांग्रेस ने बड़ी हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत किया और उन्होंने माननीय प्रीतम सिंह जी ने यहाँ पर अपने स्पीच में उन्होंने युवाओं में और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया और उन्होंने कहा है कि इसी उल्लास को, इसी हर्ष को और इसी जोश को आप कामयाब बनाए रखिए और आने वाले 2022 के चुनाव में हम 60+ से ज्यादा भी सीटें जीतने का। उत्तराखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद भुवन कापड़ी सितारगंज पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर प्रीतम सिंह ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीति से जनता अच्छी तरह से वाकिफ है। बीजेपी ने पिछले 4 साल में 3 बार मुख्यमंत्री का चेहरा बदला है, लेकिन जिस विकास और रोजगार की बात करते हैं उसकी सूरत में अभी भी बदहाली पूरी तरीके से नजर आती है। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले चुनाव में जनता बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देने वाली है।
हमारे सामने है और मैं समझता हूं कि कांग्रेस के साथियों में जो जोश है, खरोश है, निश्चित रूप से इसका लाभ कांग्रेस को 2022 में मिलने जा रहा है। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने बड़े बड़े वादे उत्तराखंड के लोगों से किए, एक भी पूरा नहीं किया। आज किसान संघर्ष कर रहा है, नौजवान संघर्ष कर रहा है, महंगाई से आम जन जो है त्रस्त है, हालात बद से बदतर हैं और मैं समझता हूं कि लोग भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे को पहचान चुके हैं। वो 2022 का इंतजार कर रहे हैं। वो तो मैं कहूं, मैंने कहा कि भाजपा ने इस प्रदेश के अंदर 4.5 साल में 3 मुख्यमंत्री देने का काम किया है। एक मुख्यमंत्री जी ने लगभग 4 साल तक कार्य किया, दूसरे ने 4 महीने। अब जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उनके पास इतना समय नहीं है कि कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले उधम सिंह नगर की जसपुर विधानसभा का दौरा नेता प्रतिपक्ष ने किया। और आपको बता दें कि इंदिरा हृदय के देहांत के बाद प्रीतम सिंह को जो जिम्मेदारी दी गई उसके बाद से वो लगातार सुर्खियों में हैं, जिसके बाद से प्रीतम सिंह लगातार 2022 के विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रहे हैं और चुनावी हुंकार भर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने जसपुर विधानसभा का दौरा किया और कहा कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद वो भाजपा पर तंज कसते हुए नजर आए और समय आने पर नतीजा भी सामने आया, ये बात कही। प्रतिपक्ष के रूप में पहली बार आने का अवसर मिला, लेकिन ये जसपुर, काशीपुर या पूरा उधम सिंह नगर मेरे लिए नया नहीं है। अध्यक्ष के रूप में कई मरतबा आने का अवसर मिला है और आज आपने कहा कि क्या चुनौतियाँ हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में हम परास्त हुए और उसके बाद मुझे अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। अध्यक्ष के रूप में मैंने प्रयास किया, कोशिश की कि उत्तराखंड राज्य के अंदर हम कांग्रेस को मजबूत करने का काम करें। असमय हमारी नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय जी हमारे बीच में नहीं रही, इस वजह से ये बदलाव हुआ है और मुझे नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैं इस जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करूंगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी, राहुल जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 2022 में उत्तराखंड राज्य के अंदर कांग्रेस का परचम लहराने जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में इंटरनेशनल रोटरी क्लब के अध्यक्ष शेखर मेहता के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने भेंट की है और इस अवसर पर उत्तराखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, जल संरक्षण और अन्य क्षेत्रों में रोटरी क्लब की ओर से राज्य सरकार को सहयोग देने की चर्चा भी की। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में कई काम कर रही है। इसमें रोटरी क्लब की ओर से क्या सहयोग दिया जा सकता है, इस दिशा में प्रयास हो रहा है। उत्तराखंड में सीमांत और ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन को रोकने के लिए रोटरी क्लब से सहयोग की अपेक्षा मुख्यमंत्री ने की है। साथ ही कहा कि उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों से पलायन रोकना जरूरी है। इन क्षेत्रों में रह रहे लोगों को सीमा प्रहरी के रूप में विशेष भूमिका रहती है। बैठक के दौरान प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों को टेलीमेडिसिन की सुविधा, ई लर्निंग, बालिकाओं के लिए मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग, साक्षरता अभियान समेत कई विषय पर चर्चा की। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी युवा चमोली के जिला अध्यक्ष सूरज कोहली के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने बद्रीनाथ धाम में प्रदर्शन किया और उनकी मांग थी कि तीर्थ पुरोहितों के हक को देखते हुए देवस्थानम बोर्ड को तत्काल भंग किया जाना चाहिए। भगवान बद्री विशाल के धाम में हैं। हम देवस्थानम बोर्ड को लेकर आज हम अपना विरोध दर्ज करने बद्रीनाथ धाम में आए हैं। भाजपा जो अच्छे दिनों की सरकार, अच्छे दिनों का सपना दिखाने वाली थी, जो बेरोजगारों को रोजगार देने वाली सरकार थी, आज वो यहाँ के जनमानस ऐसी कुनीतियों को लाकर हमारे जनमानस के साथ एक विश्वासघात कर रही है। हम आज आम आदमी पार्टी इस बद्री विशाल के धाम से यही मांग करेंगे। इनको साइकिल प्रकरण सामने आने के बाद से ही प्रदेश सरकार के जीरो टॉलरेंस पर फिर से सवालिया निशान खड़े हो गए हैं और वहीं दूसरी ओर विभाग और क्षेत्रीय विधायक मामले से अनजान बनते हुए अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, जिसके चलते लाखों रुपए के साइकिल जंग खा रही हैं। उधर साइकिलों को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी प्रदेश की बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं। दरअसल विकास नगर के लखनवाला गांव में एक लीज की जमीन पर इन हजारों साइकिलों को रख दिया गया, जबकि लंबे समय से यहां पर रखी साइकिलें भारी संख्या में होने के कारण
गर्मी बरसात में खुले में पड़ी होने से जंग खा रही हैं। इस प्रकार से आपने और हमने देखा कि श्रम विभाग द्वारा किस प्रकार से करोड़ों रुपए की बंदरबाट अपनी लड़ाई, अपने झगड़े के कारण की गई, कितना बड़ा घोटाला श्रम विभाग द्वारा इस क्षेत्र में किया गया है और इस क्षेत्र नहीं पूरे प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। जिस प्रकार से लाखों रुपए की लागत की साइकिलें आज कबाड़ कर दी गई, उसी प्रकार से करोड़ों रुपए की लागत के राशन किटें और टूल किटें भी इसी प्रकार से खाद करने का काम इस सरकार ने किया है। जिन जरूरतमंदों के पास ये सामान पहुंचाना था, इन्होंने वो सामान नहीं पहुंचाया और कहीं ना कहीं एक प्रकरण आजकल बहुत जोर पकड़े हुए, साइकिल प्रकरण। पूरा प्रकरण क्या है? जैसे ही मुझे सूचना मिली थी कि जो श्रम विभाग से जो मजदूरी कार्ड बने थे, उनके द्वारा कुछ सामान आम जनता में वितरित करना था, उसका एक घोटाला पहले भी 6 महीने पहले उजागर हुआ था कि श्रम विभाग के जो उस समय मंत्री थे हरक सिंह रावत जी, उन्होंने एक साइकिल घोटाला किया हुआ है। जो साइकिलें बंटनी थी, ये उन्होंने कहीं पर जब्त की हुई थी। उत्तराखंड में परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत कार्य योजना संचालित की जा रही है। प्रदेश में केंद्र सरकार की तरफ से किसानों की आय बढ़ाने और कृषि खाद्य उत्पादों को प्लेटफॉर्म देने के मकसद से किया जा रहा है और इसके तहत अल्मोड़ा में फ्री ऑर्गेनिक 40 आउटलेट बनाए गए हैं, जिसमें जैविक खाद्य पदार्थों समेत कृषि उत्पाद पर्यटकों को परोसे जाएंगे ताकि काश्तकारों को आर्थिक लाभ मिल सके। मुख्य कृषि अधिकारी ने बताया कि योजनाओं में कार्य स्वरूप देने के लिए विभाग की तरफ से जिले में पर्यटन स्थलों में जगहों को चिन्हित किया जा रहा है और जल्द ही इस पर काम भी शुरू हो जाएगा ताकि आने वाले समय में इसका लाभ पब्लिक को मिल सके। सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है परंपरागत कृषि विकास योजना। इस योजना के अंतर्गत जितने भी हमारे जैविक उत्पाद हैं उनको बढ़ावा देने के लिए और उसके प्रचार प्रसार करने के लिए सरकार ने हमें निर्देश दिए हैं कि उसके 3K ऑर्गेनिक उत्तराखंड के नाम से जो है वो आउटलेट खोले जाएं जगह जगह पे। तो जनपद अल्मोड़ा को भी इस क्रम में जो है वो 40 आउटलेट खोले जाने का जो है वो निर्देश दिया गया है। इसके अंतर्गत 2 एक्सक्लूसिव आउटलेट खोले जाएंगे और 38 रेगुलर आउटलेट जो है वो खोले जाने हैं। इसके अंतर्गत हमने जो है कृषि और जितने भी हमारे जो एजेंसी है और रेखी विभागों के माध्यम से जो है वो जगह का चिन्हीकरण शुरू कर दिया है और शीघ्र ही इसमें जो जगह का चिन्हीकरण करने के पश्चात इसमें निर्माण कार्य कराया जाएगा। और इसके अंतर्गत जितने भी हमारे पहाड़ के जो भी उत्पाद हैं, खाद्य पदार्थ हैं, मड़ुआ है और जितने भी गेहूं, सोयाबीन, भट्ट इत्यादि की जो भी प्रोडक्ट जो भी उत्पाद बनाए जाएंगे, वो जो भी हमारे आने वाले पर्यटक हैं। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। उत्तराखंड में सरकार ने आगामी दिसंबर महीने तक 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा है और वहीं कोविड की संभावित तीसरी लहर को रोकने के लिए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चाक चौबंद बनाने को लेकर भी सरकार लगातार विभाग को दिशा निर्देश दे रही है। उत्तराखंड का स्वास्थ्य महकमा कोविड की दूसरी लहर के बाद से अब संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और वहीं उत्तराखंड की चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशक डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा का भी कहना है कि उत्तराखंड का स्वास्थ्य महकमा 100% कोविड वैक्सीनेशन करने और तीसरी संभावित लहर से निपटने को तैयार है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। महानिदेशक तृप्ति बहुगुणा जी इस समय हमारे साथ ANB न्यूज़ पर मौजूद हैं। तमाम चुनौतियों के बीच स्वास्थ्य महकमा किस रूप में कार्य कर रहा है और संभावित तीसरी लहर को लेकर क्या कुछ एहतियात बरते जा रहे हैं, तमाम जानकारी हम लेंगे तृप्ति बहुगुणा जी से। मैम, सबसे पहले तो आपसे जानने का प्रयास करेंगे, क्या जो 12 लाख वैक्सीन की बात CM धामी ने की है, क्या वैक्सीन आ गई है प्रदेश में? जी, अभी जो है हमारे पास लगभग जो है 2.25 लाख वैक्सीन है और वैक्सीन हमारी इकट्ठे नहीं आती हैं, बीच बीच में आती रहती है, हर दूसरे दिन, हर दिन भी आ जाती है, कई बार ऐसा होता है। तो हमारे सरकार वचनबद्ध भी है और साथ में हमारे PM साहब से हमारी CM साहब की बात हुई तो उनका भी यही हम लोग को आशा दिया गया है कि वो जो है कंटिन्यूस जो हमारी डिमांड है और जो हमारा एक टारगेट है, हमारी सरकार की एक टारगेट है कि हमें पूरा करना दिसंबर तक, तो उसी हिसाब से हमको वैक्सीन की उपलब्धता दे दी जाएगी। कोविड के सेकेंड वेव में हमने देखा स्वास्थ्य विभाग ने बहुत बेहतरीन काम किया और कहीं ना कहीं फ्रंटलाइन वर्कर्स के तौर पर आज उनको पूजा जा रहा है।
पूरे देश में पूजा जा रहा है। प्रधानमंत्री भी इस ओर कई बार इंगित कर चुके हैं। अब जो संभावित थर्ड वेव है, इसको लेकर एहतियातन क्या व्यवस्थाएं आपके द्वारा निर्देशित की गई हैं तमाम अधिकारियों को और संभावित चिकित्सकों को? हाँ ज़रूर, इस समय हमारी जो है तैयारियां काफ़ी हद तक अच्छी ही हो और अच्छी और बेटर हो गई हैं। हमारे यदि बात करें कि ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड हमारे जो हैं 28,000 से ऊपर बढ़ गए हैं। हमारे जो ICUs हैं हमारे लगभग जो है 1200 हो गए हैं। हमारे जो जहाँ तक वेंटिलेटर्स की संख्या भी 1200 कुछ हो गई है। इसके अलावा जो हमारे हर CSC PSC लेवल तक भी हमारे ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड बन गए। इवन जो है हमारी जितनी डॉक्टर्स हैं, हालांकि पिछले लहर में भी हमारे सारे डॉक्टर्स ने ICU में काम किया है, तो अब की बार जो एक संभावना की जा रही है कि बच्चों को भी क्या है, तो इस तरह से हर डॉक्टर को बच्चों को कैसे डील करना है और कैसे उनको ICU में देखभाल करनी है। इवन इसके अलावा हमारी स्टाफ नर्सेज, हमारे जो है ANM आशाएं जो पेरिफेरी में कैसे डिटेक्ट करना है, लक्षण कैसे हैं तो कैसे उनको आइसोलेट करवाना, कब उनको CSC PSC में, क्योंकि उनको ऑक्सीजन पल्स ऑक्सीमीटर दे दिया गया है, तो उनकी जांच करके जैसे ही कम उनको बता दिया गया कि कैसी स्थिति में कब उनको ऑक्सीजन के लिए लाना है। तो हमारी PSC CSC सब डिस्ट्रिक्ट अच्छी तरह से स्ट्रेंथेंड हो गए हैं। और हमारे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो हमारे इस समय के आज की बात करें तो 59 हमारे प्रोसेस में, जिसमें कि 24 क्रियाशील हो गए हैं और रेस्ट जो है हमारे अभी ऑन द प्रोसेस में है। तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा ये अगस्त लास्ट तक सारे काम करने लग जाएंगे। बच्चों के जो एक उपकरण है वो नीकू पीकू के नाम से शायद इन्हें जाना जाता है, तो इसको लेकर क्या व्यवस्था है? हाँ, पीकू भी हमारे हर डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बन गए हैं। इसके अलावा HDU भी बन गए हैं बच्चों के लिए। ऑक्सीजन सपोर्टेड, अभी मैंने बात भी कर दी कि ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड भी बन गए हैं और उनके वेंटिलेटर्स भी जो उनकी पिक्कू में वो रख दिए गए हैं। और जो निक्कू की जो व्यवस्था है वो हमारे सारे मेडिकल कॉलेज में, अपने जो हमारे तीनों मेडिकल कॉलेज हैं इंक्लूडिंग एम्स, वहाँ भी उनका जो है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी गई है। पिक्कू की भी बढ़ा दी गई है, निक्कू की भी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा हमारे प्राइवेट पार्टनर्स हैं, उनसे भी हमारी बार-बार मीटिंग हो चुकी है। उनको भी हम लोगों ने कहा है कि वो अपनी पूरी तैयारी पर हैं, तो वो तैयार भी हैं। उन्होंने अपने लेवल पे भी जो पीडियाट्रिशियंस हैं जो सिर्फ पीडियाट्रिक हॉस्पिटल चलाते हैं, उन्होंने भी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा दी गई है। और इवन डॉक्टर्स जो हमारे पीडियाट्रिशियंस सिर्फ OPD चलाते हैं, वो इवन उन्होंने हम तक ये कहा है कि हम जब ऐसी संभावित लेवल आ गई तो वो हमारे साथ काम करने को तैयार हैं। अब एक अंतिम सवाल, 30 दिसंबर 2021 का एक डेडलाइन राज्य सरकार ने रखा है और स्वास्थ्य मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, इन्होंने कहा है कि 100% वैक्सीनेशन हो जाएगा। आपको लगता है कि ये संभव है? जी बिल्कुल, बिल्कुल संभव है। वैक्सीन हमें लगातार मिलती रहेगी तो बिल्कुल संभव है। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद मैम। तो हमने बात की उत्तराखंड की स्वास्थ्य महानिदेशक तृप्ति बहुगुणा जी से और स्पष्ट रूप से जिस तरह से स्वास्थ्य महकमे ने कोविड के सेकेंड वेव के दौरान काम किया और संभावित तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। राज्य सरकार भी 100% वैक्सीनेशन की बात 30 दिसंबर तक कर रही है और उत्तराखंड की महानिदेशक स्वास्थ्य ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस टारगेट को स्वास्थ्य महकमा निश्चित तौर पर पूरा कर लेगा। अपने कैमरा पर्सन रमन जायसवाल के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह, ANB न्यूज़, देहरादून। आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह ने दिल्ली में हुए 9 वर्षीय बच्ची के साथ में सामूहिक दुष्कर्म की घटना को निंदनीय बताया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से दिल्ली में 9 वर्षीय बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्याकांड हुआ है, उससे दुष्कर्म करने वालों को कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण है। और ये भी कहा कि वो पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि उनको जिस तरह से निर्भया हत्याकांड में 4 लोगों को फांसी दी गई थी, उसी तरह से इस हत्याकांड के आरोपियों को फांसी होनी चाहिए। हाथरस से भी भयानक घटना ये दिल्ली प्रदेश दिल्ली कैंट के अंदर हुई है, जहां मात्र 9 साल की नाबालिग बच्ची के साथ में सामूहिक दुष्कर्म किया गया। उसके बाद उस बच्ची को मारकर जला दिया गया। यानी कि ये मामला नाबालिग बच्ची है तो पॉस्को और 376 302 में मुकदमा दर्ज हुआ है। 4 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। देखिए, लगातार चाहे उत्तर प्रदेश ले लीजिए चाहे दिल्ली प्रदेश ले लीजिए, क्योंकि ये जंगल राज उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ है कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से गुंडाशाही चल रही है। उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं ऐसे
जो असामाजिक तत्व हैं, ऐसे तत्वों को कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण है। और जब भी देखने को मिला है कहीं ना कहीं भाजपा से संबंधित या आरएसएस से संबंधित या अन्य हिंदू संगठनों से संबंधित ये लोग पाए गए हैं, तो पूरी तरह से इन्हें सरकार का संरक्षण है। सरकार इनका संरक्षण करती है, इनका बचाव करती है, जिससे इनके हौसले बुलंद होते हैं और ये छोटी छोटी बच्चियों को अपना शिकार बनाते हैं। तो ये सरासर गलत है। इसका पूरे देश के अंदर आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग विरोध करते हैं और इस सरकार का भी विरोध करते हैं, जिस सरकार के संरक्षण में ऐसे सरकार चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कितने ही दावे कर ले, लेकिन उत्तराखंड में सरकार का ये दावा सार्थक साबित नहीं हो रहा है। जिला उधम सिंह नगर के जसपुर से मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला फिर से सामने आया है, जहां मैं 6 साल की मासूम को बहला फुसलाकर उसके मामा ने ही दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। और आपको बता दें कि जिले भर में लगातार दुष्कर्म की घटनाओं का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। उधर इस मामले में पुलिस का कहना है कि महिला और उसके पति ने तहरीर दी, जिसमें बताया गया कि बच्ची घर में अकेली थी और आरोपी मामा बच्ची को 10 रुपये का लालच देकर छत पर लेकर गया, जहां पर वारदात को अंजाम दिया। अपनी बेटी को लेकर के हमारे थाने में आई थी, तो उसके रिश्ते में जो मामा लगता है वो 10 रुपये देने के बहाने से उसको अपने घर ले गया और छत में ले जाने के बाद उसके लड़का ने जो मुलाकात। चमोली की बात करते हैं, जहां पर जोशीमठ के पास एक होटल की बिल्डिंग का हिस्सा भर कर गिर गया है। और आपको बता दें कि उत्तराखंड में बीते दिनों से बाढ़ और बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है और इसी के मद्देनजर प्रशासन भी लगातार लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश में लगा है। जब यह हादसा हुआ उससे पहले ही प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से इस बिल्डिंग को खाली करा दिया था। बागेश्वर के जिला पंचायत के 9 सदस्यों का लंबे समय से प्रदर्शन उग्र रूप लेता जा रहा है। आपको बता दें कि जिला पंचायत परिसर के बाहर इन प्रदर्शनकारियों के समर्थन में ग्रामीण अब उतर पड़े हैं और उसके बाद पंचायत अध्यक्ष का पुतला जलाया। साथ ही उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आंदोलनरत सदस्यों ने जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी को बाकायदा एक ज्ञापन भी सौंपा है। साथ ही प्रशासन से इस मामले में हस्तक्षेप करने की बात कही है। धरने का यह 43वां दिन है और हम आज सभी क्षेत्रों से हमारे सभी सम्मानित 9 जिला पंचायत क्षेत्रों की जनता के साथ साथ जिले के समस्त क्षेत्रों की जनता यहाँ पर पहुँची और आज हमारा यह पुतला दहन का जो कार्यक्रम था, ताकि हमारी अध्यक्ष जी अभी भी हम सोच रहे हैं कि उनको कुछ होश है, कुछ समझें, वो रिमोट से चलती जाएंगी तो आप सोच सकते हैं जिले का विकास क्या होगा। जिस विकास की वो बात कर रहे हैं स्वयं उस विकास को बाधा कर रहे हैं, खुद ही उस बाधा को बन रही हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि विकास ये लोग रोक रहे हैं। अगर हम लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर अड़िग हैं तो आप सोच सकते हैं कहीं ना कहीं हम सही है। अगर अपनी मांग हमारी जो मांगे हैं अगर उनमें ये जाँच कर दें तो इनकी जो कमियाँ हैं वो उजागर हो जाएंगी। इसीलिए जाँच को देर करवा रही हैं ताकि हमारा जो धरना है हम लोग इस धरने से थकें और उड़ जाएं। लेकिन तो आप इसी तरीके से अगर हमारी मांग नहीं मानी गई हमारा ये आंदोलन और उग्र होगा। आप उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।